पेनक्रियाज में सूजन आने के क्या कारण हो सकते हैं? सूजन क्यों आती है? पेनक्रियाज हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जो हमारे पेट और डियोडेनम के बीच में अवस्थित छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और दिन भर में लगभग 1.5 लीटर एंजाइम का सिक्रीशन इससे होता है। तो आइटिस का कोई भी प्रॉब्लम है उसमें एलोवेरा बड़ा अच्छा काम करता है। लगभग 20% पेशेंट की मौत भी हो जाती है गलत ट्रीटमेंट की वजह से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम होने पर बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। पेनक्रियाज में सूजन आने के क्या कारण हो सकते हैं? सूजन क्यों आती है? पेनक्रियाज हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जो हमारे पेट और डियोडेनम के बीच में अवस्थित छोटा सा ऑर्गन है, जिसकी लंबाई लगभग 5 इंच तक होती है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और दिन भर में लगभग 1.5 लीटर एंजाइम का सिक्रीशन इससे होता है। और यही एक ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन में यह डाइजेशन का काम करता है, इसमें से निकलने वाले एमाइलेज एंजाइम हमारे जो भी डाइट होते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम जो है वो हमारे जो डाइट में फैट होता है उसका पाचन करता है। इससे निकलने वाले प्रोटीएज एंजाइम हमारे डाइट के प्रोटीन का पाचन करता है। और इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट जो एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी से जो एसिड का सिक्रीशन होता है, जो हमारे स्टोमक से एसिड का सिक्रीशन होकर के ड्यूडेनम में आता है, उसको न्यूट्रलाइज करके ड्यूडेनम में भेजता है, जिससे खाना का डाइजेशन अच्छे से हो और हमारे आंतों को नुकसान नहीं पहुंचे। तो यह पेनक्रियाज हमारे शरीर में इंसुलिन और ग्लूकागोन के हार्मोन फॉर्मेशन करता है, जो हमारे डायबिटीज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कहने के लिए एक छोटा सा ऑर्गन, लेकिन बहुत अत्यधिक जरूरी है डाइजेशन में भी और हमारे डायबिटीज के लेवल को बैलेंस करने। इसके अलावा इसमें सूजन होने का सबसे बड़ा कारण है आजकल लोग अल्कोहल का सेवन बहुत अधिक करते हैं, या स्मोकिंग से भी इसमें सूजन बढ़ जाता है। किसी तरह का बॉडी में हमारे इन्फेक्शन हो जाए, खासकर पेट में, तो इसमें सूजन बढ़ जाती है और इसमें काफ़ी तेज दर्द होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग स्टेरॉइड की दवा का सेवन करते हैं। स्टेरॉइड के सेवन से भी पेनक्रियाज में सूजन बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से भी इसमें सूजन बढ़ जाता है। यदि पेनक्रियाज के प्रॉब्लम को एक्यूट अवस्था में नहीं ठीक किया जाए तो इसका क्रोनिक रूप हो जाता है, और क्रोनिक रूप भी यदि इसका नहीं ठीक किया जाए तो फिर पेनक्रियाटिक कैंसर का रूप ले लेता है। तो हमारे डाइट अच्छे नहीं रहने से भी इसमें सूजन हो जाता है, और हमेशा कुक्ड फूड लेने से भी इसमें सूजन बढ़ जाते हैं। तो इन सबों के कारण पेनक्रियाज में सूजन बढ़ जाता है। डॉक्टर नवीन, इसके क्या लक्षण होते हैं? किसी भी इंसान को कैसे पता चलता है कि उसके पेनक्रियाज में कोई सूजन आ गई है या कोई समस्या उत्पन्न हो गई है? जब हमारे जीबी गॉल ब्लैडर में ब्लॉकेज होता है, गॉल ब्लैडर में जो हमारे ब्लॉकेज होता है, उस कंडीशन में भी पेनक्रियाज में सूजन हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमको दर्द दाहिने तरफ पेट से लेकर के और दाहिने कंधे तक इसमें दर्द होता है। ऐसे तो पेनक्रियाज हमारे लेफ्ट रिब केज से लेकर के पूरा दाहिने तरफ आता है, लेकिन यदि गॉल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यदि हमको पेनक्रियाज में सूजन आती है तो दाहिने पेट में दर्द होता है और कंधे में दर्द होता है।
बहुत से पेशेंट को बाएं तरफ पेट में दर्द होता है और सेंटर में भी दर्द होता है, और यह दर्द बहुत पेशेंट को बिल्कुल पीछे की तरफ भी चला आता है। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन के केसेस में भी इस तरह के दर्द होते हैं। तो पेशेंट को यदि इस तरह का कॉम्प्लिकेशन समझ में आए, और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं उनको डायरिया हो जाता है या वोमिटिंग होने लगती है, पेट में गैस हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, इसके अलावा बेचैनी होने लगती है, इस तरह का, और पैंक्रियाज में जो सूजन का दर्द होता है काफ़ी तेज दर्द होता है, कोई भी दवा के सेवन से आराम नहीं होता है। यदि पेशेंट को हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया जाता है तो ट्रीटमेंट के बाद भी 3-4 दिन बाद ही पेशेंट को आराम मिलता है। इस तरह के यदि लक्षण शो होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसका डायग्नोसिस कराते हैं, देखते हैं कि क्या यह पैंक्रियाज का सूजन है या कोई और प्रॉब्लम। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? जनरली यदि हम लोग ब्लड टेस्ट की बात करें तो एमाइलेज लाइपेज यदि हम लोग टेस्ट कराते हैं तो इसका डायग्नोसिस हो जाता है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिसका SGPT SGOT भी इस केस में बढ़ जाता है, लेकिन सबसे अच्छा डायग्नोसिस है कि पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके देखा जाए या CT स्कैन करा करके देखा जाए, तो एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाता है कि पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस का प्रॉब्लम है या नहीं है। क्या इसका कोई उपचार भी है जो कि समय रहते किया जा सकता है? यदि पैंक्रियाटाइटिस को एक्यूट कंडीशन में ही ठीक कर दिया जाए तो यह क्रोनिक अवस्था में नहीं जाता है। क्रोनिक अवस्था का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला। तो जब पैंक्रियाज में पेशेंट को सूजन होता है, पेट में तेज दर्द होती है, उस कंडीशन में पहले हम लोग टेस्ट कराते हैं, एमाइलेज लाइपेज, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन। जब डायग्नोसिस होता है पेशेंट का तो सबसे पहले पेशेंट को का डाइट जो है चेंज कर देते हैं। बिल्कुल डाइजेस्टेबल जो फॉर्म में डाइट है, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, उसका सेवन हम लोग कराते हैं। लेकिन इसका जब तेज दर्द उठता है उस कंडीशन में हम लोग पेट पर गर्म ठंडा सेंक दे करके और कम पानी का एनीमा देते हैं तो पेशेंट को कुछ लाभ इमीडिएट मिल जाता है। और 2-3 बार इस प्रक्रिया को करने से पेशेंट को बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पैंक्रियाटाइटिस यानी कि पैंक्रियाज की सूजन, तो आइटिस का कोई भी प्रॉब्लम है उसमें एलोवेरा बड़ा अच्छा काम करता है। यदि एलोवेरा का रस निकाल करके पेशेंट को 2 टाइम 3 टाइम पिलाया जाए तो धीरे धीरे पैंक्रियाटाइटिस की समस्या में आराम होने लगता है। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा लाभ करता है पेट के ऊपर वैसी सब्जियां जिसमें से रस निकलता है, जैसे घिवड़ा है, झिगनी है, कद्दू है इत्यादि को लेकर के पेट पर हल्का सा हम लोग इसको मिक्सी में डाल के पीस देते हैं और पेट पर इसका लेप चढ़ा देते हैं, तो बड़ा लाभ इसमें मिलता है। पेशेंट को सुबह शाम 2 टाइम इस प्रक्रिया को कराते हैं और उसको यदि संभव है तो केवल हम लोग 2-3 दिन तक इसको नारियल पानी के ऊपर रख देते हैं, तो बड़ा जल्दी पेशेंट को लाभ मिल जाता है। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो केवल नारियल पानी पर नहीं रह पाते हैं, उनके लिए खिचड़ी, घिवड़ा, कद्दू, झिगनी डाल करके या दलिया, यही सब्जियों को डाल करके दिया जाता है तो धीरे धीरे पैंक्रियाज का सूजन आराम होने लगता है। इसके अलावा इसमें एक काढ़े का प्रयोग करना बड़ा लाभकारी है, जिसमें भूमि आंवला, मकोए और पुनर्नवा हमारे आसपास इजीली अवेलेबल है। जिस तरह से आंवला की पत्तियां होती हैं उसी तरह से भूमि आंवला की पत्ती होती है, जमीन में या छोटा सा पौधा होता है, पौधा के नीचे इसमें आंवला रूपी छोटा छोटा बीज आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह भूमि आंवला। और मकोए हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, चारों तरफ अवेलेबल है। और पुनर्नवा भी लगभग चारों तरफ पाया जाता है, लता के रूप में यह ग्रोथ में होता है, लाल रंग में और हरे रंग में दोनों में पाया जाता है। दोनों में से जो उपलब्ध हो लगभग उसका 1-1 चम्मच लेकर के 1 गिलास पानी में हम लोग उबालते हैं और उबाल करके छान करके पेशेंट को 2 टाइम पिलाते हैं। और पेट पर सब्जियों का सेंक जो है या लेप करते हैं
और डाइट पेशेंट का नॉर्मल रखते हैं, कम पानी का पेशेंट को एनिमा देते हैं गर्म ठंडा सेंक देने के बाद, तो धीरे धीरे करके यह प्रॉब्लम बड़ा जल्दी आराम हो जाता है। क्या इसमें कोई परहेज भी करना चाहिए या परहेज करना जरूरी होता है? अगर होता है तो किन चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी है? पैंक्रेटाइटिस का प्रॉब्लम के जितने भी कॉजेज की बात की गई, इसके अलावा भी अननोन कॉज है। अभी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर का खाना भी नहीं खाते हैं, अल्कोहल भी नहीं लेते हैं, सिगरेट भी नहीं लेते हैं, वैसे पेशेंट को भी पैंक्रियाज में सूजन हो जाता है। तो इस केस में हम लोग समझते हैं कि यह किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल डाइट पेशेंट को लेना चाहिए। यदि जरूरत नहीं हो तो बिना मतलब की दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर स्टेरॉइड युक्त दवाओं का सेवन हम लोग को नहीं करना चाहिए। और डाययूरेटिक दवाओं के सेवन से भी पैंक्रियाज में सूजन बढ़ जाता है। इन दवाओं का सेवन हम लोग को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, खासकर जैम, जेली, सॉस के रूप में, उसका सेवन हम लोग को नहीं करना चाहिए। और ताज़ा भोजन हम लोग को करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और स्मोकिंग का सेवन हम लोग को नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो हरे ताज़े सब्जियों का सेवन किया जाए और ताज़े भोजन बना करके लिया जाए। संभावना होती ही नहीं, अगर हो भी जाती है तो धीरे धीरे करके बड़ा लाभ होता है। इसमें पेशेंट लगभग 20% पेशेंट की मौत भी हो जाती है गलत ट्रीटमेंट की वजह से। यह एक बहुत साधारण रोग है, तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत साधारण कराना चाहिए। लेकिन इसमें यदि डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं और बहुत हेवी पावर की दवाओं का सेवन कराते हैं, खास करके पेशेंट को भर्ती करके, तो उस कंडीशन में बहुत से पेशेंट घबरा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं सबको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग एलोवेरा जूस देते हैं और भूमि आंवला, मकोई, पुनर्नवा का काढ़ा देते हैं। डाइट चेंज करा देते हैं, नारियल पानी पीने के लिए देते हैं। फिर बाद में जब पेशेंट को कुछ आराम मिलने लगता है तो शाम में हम लोग पेशेंट को डाइट चेंज करके एक टाइम फल पर ही रख देते हैं। तो धीरे धीरे करके बहुत आसानी से यह पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन पेशेंट के गलत ट्रीटमेंट की वजह से बहुत से पेशेंट की मौत भी हो जाती है। और यदि एक्यूट कंडीशन में इसको ठीक नहीं किया जाए तो यह क्रोनिक अवस्था में पहुंच जाता है और क्रोनिक के बाद फिर पैंक्रेटाइटिस कैंसर की अवस्था में भी पेशेंट आ जाता है। तो इसका ख्याल रखा जाए, बड़ा आराम से पेशेंट ठीक हो जाता है। कौन से फल, सब्जियां, दालें खाना इसमें उचित रहेगा? बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाते हैं, खासकर ट्राइग्लिसराइड इत्यादि बढ़ जाते हैं, उस पेशेंट को भी पैंक्रेटाइटिस की समस्या हो जाए तो ऐसे पेशेंट को तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, बासी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, हेवी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि पेशेंट सुबह के समय में नींबू पानी का सेवन करे तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन से संबंधित कोई भी बीमारी उस पेशेंट को नहीं हो सकती। इसके अलावा यदि एलोवेरा जूस का सेवन किया जाए और हरे ताजे फल, सब्जियों, सलाद का सेवन किया जाए तो इस तरह की समस्या तो होती नहीं है। अगर होती भी है तो बड़ा जल्दी लाभ हो जाता है। इसके अलावा पैंक्रियाज का हमारे एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट है जो लगभग हमारे लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, ये हमारे नीचे की तरफ आता है, क्योंकि पैंक्रियाज हमारे बॉडी में दोनों तरफ अवेलेबल है। इसलिए लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो हमारा भाग्य रेखा है, इस पर हम लोग यदि दबाते हैं तो पैंक्रियाज के से संबंधित यदि किसी को प्रॉब्लम है तो बड़ा तेज दर्द करता है। तो इसको हम लोग 30-40 बार यदि दबाया जाए तो इससे बड़ा लाभ होता है। इसके अलावा सुबह के समय में अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, यह अभ्यास प्रतिदिन के रूटीन में किया जाए तो यह भी बड़ा लाभकारी, क्योंकि
इन्फेक्शन के केसेस में या हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस में या वैसे पेशेंट जिनको कोई भी और तरह की समस्या हो जाती है जिसमें डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, उसमें बड़ा लाभ है। और यदि फैट का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो हम लोगों को निश्चित रूप से नींबू का सेवन कुछ दिन तक करना चाहिए। इससे नींबू जो है के सेवन से अच्छे से बाइल का सिक्रीशन होता है और फैट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट का सेवन हम लोगों को करना चाहिए। अगर संभव है तो हमको मिक्स अनाज की रोटी ही खाना चाहिए, खासकर मोटे अनाज की रोटी जिसमें मड़ुआ है, कोदो है, सावा है या जनेरा है जिसे ज्वार भी हम लोग बोलते हैं, या बाजरा को मिक्स करके भी के आटे में लिया जाए तो खाने में डाइजेस्टेबल फॉर्म में भी हो जाता है और इस तरह की समस्या भी नहीं आती। और पास्चुराइज फूड, पैक्ड फूड का सेवन हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जैम, जेली, सॉस, ब्रेड, पास्ता इत्यादि के रूप में, तो इसमें बड़ा जल्दी पेशेंट को लाभ मिल जाता है। अभी आपने बात करी इन्फेक्शन की, तो इसमें इन्फेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है? इसमें इन्फेक्शन वायरस की वजह से भी हो जाता है या बॉडी का हमारा यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन का कारण है कि बहुत से पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं या नशा लेते हैं। अल्कोहल के सेवन से भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो ताज़े भोजन का सेवन नहीं करते हैं, भोजन बना करके फ्रिज में रख देते हैं और फिर शाम में उस भोजन को करते हैं या रात्रि में उस भोजन को करते हैं। बहुत से लोग हैं जो 2 दिनों तक उसी भोजन को करते रहते हैं या ब्रेड का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। तो जब तक हम ताज़ा भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का लेवल बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा वैसे पेशेंट जिनको शुगर से संबंधित समस्या है, शुगर का लेवल यदि कंट्रोल नहीं है तो वैसे पेशेंट को भी बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन। या हमारे बॉडी में विटामिन डी का लेवल यदि कम है तो उस केस में भी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। और सुबह के समय में प्राणायाम या फिजिकल एक्टिविटी या मॉर्निंग वॉक ये सब नहीं करते हैं, उस केसेस में भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और ऑटो इम्यून के कंडीशन में विटामिन डी रिच डाइट का सेवन किया जाए तो ऑटो इम्यून भी हमारा धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जिनका पेनक्रियास खराब हो जाए तो उसको ठीक होने में कितना समय लग जाता है? देखिए, पैंक्रियाज का कोई भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि पेशेंट मॉडर्न मेडिकल की दवाओं का सेवन करते हैं कि क्या हमको मेडिसिन देना है, तो ऐसे पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं, पेशेंट की क्षति हो जाती है। इसमें बिल्कुल यदि मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले पेशेंट भी यदि चेक कर रहे हैं डॉक्टर, इसमें नॉर्मल बिल्कुल मेडिसिन चलाना चाहिए, खासकर जाइम के रूप में। वैसे मेडिसिन जो हमारे पाचन के फॉर्म में मेडिसिन हो या वैसे फल जो हमारे पाचन के फॉर्म में हो, वैसे तो पेशेंट जल्दी आराम में आ जाता है। यदि एक पेशेंट की बात करें, 7 साल की एक लड़की जिसको 2 साल से पैंक्रियाज में सूजन की समस्या थी, पेट में दर्द की वजह से भोजन भी नहीं कर पाती थी अच्छे से, अपने यहाँ 1 महीने के ट्रीटमेंट से ही एसजीपीटी का लेवल 333 था और नॉर्मल हो गया, 40 से अंडर आ गया और लाइपेज का वैल्यू 601 था, 60 से नीचे हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों को जिसकी चर्चा की गई, पेशेंट का डाइट कंट्रोल करा दिया गया, बाहरी चीज़ों को बंद कर दिया गया, तो पेशेंट बड़ा जल्दी आराम में आ जाता है। इसमें है कि जब तक पेशेंट को पेट में दर्द आराम नहीं हो जाता है तब तक पेट के ऊपर सब्जी की लपेट और नारियल पानी का सेवन कंटिन्यू कराया जाता है जब तक पेशेंट को पेट में दर्द आराम नहीं हो। एक बार पेशेंट को यदि पेट में दर्द आराम हो जाता है तो नॉर्मल डाइट पे पेशेंट को रख देते हैं। पेशेंट 15 दिन से लेकर के 1 महीना में बिल्कुल आराम में आ जाता है। उसका पेशेंट का धीरे धीरे हम लोग डाइट चेंज करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे कुकुर पर ले जाते हैं
और पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर नवीन, कई दर्शक हमारे आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, उन्हें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। यदि आपको भी कोई पेनक्रियास से संबंधित समस्या है या इसके बारे में कुछ जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9934671229। डॉक्टर नवीन, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।